तो हमने लास्ट क्लास में क्या बात करी थी, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में हमने 5-6 कुछ फॉर्मूले निकाले थे, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड। वहां पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक तो टी हाफ का था और एक टी टाइम के ऊपर रिएक्टेंट की जो बची हुई कंसंट्रेशन है वो लिखा था। अब आप अगला एक फॉर्मूला एक स्टेप और लिखते हैं, लिखना डिग्री ऑफ, है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ब्रैकेट में लिख लेना अल्फा। क्या लिखोगे, अल्फा। अब जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है ये देख रहे हैं, ठीक है। तो सुनना, अल्फा का एक फॉर्मूला होता है, अल्फा इज इक्वल टू, यहां लिखना डिसोसिएट मोल अपॉन इनिशियल, ठीक है। ये अल्फा का फॉर्मूला होता है, डिसोसिएट मोल अपॉन इनिशियल मोल। अब हमने हमने क्वेश्चन लिखा था, सुनना वापस से यहाँ पे एक बार क्वेश्चन पूरा रिवाइज कर देते हैं। हमने लिखा था कि कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन है जिसमें ए से बी बन रहा है, ठीक है। फिर हमने इसमें लिखा था कि T इज इक्वल टू 0 पर इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट है, इसकी 0 है। T इज इक्वल टू T सेकेंड पर इसमें से x टूटा तो ए नॉट माइनस एक्स, और यहां पर x बना है, ठीक है। हमने इसको क्या बोला है, कंसंट्रेशन बोला है। क्या बोला है इसको, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल पर लीटर, ठीक है। अगर मैं बोलूं किसी की कंसंट्रेशन 2 मोलर है, क्या बोला, 2 मोलर, किसी की कंसंट्रेशन कितनी है, 2 मोलर, मतलब मैं ये कह सकता हूँ ना 2 मोल सोल्यूट जो है वो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। मतलब यहाँ ये जो कंसंट्रेशन है, क्या इसी को मैं इनिशियल मोल मान सकता हूँ, क्या मान सकता हूँ ना सर। यहाँ पर ये जो कंसंट्रेशन है मैं इसी को क्या मान लू, इनिशियल मोल। क्या मान दूंगा, इनिशियल मोल। बताओ इनिशियल मोल में से एक्स टूटा है, इतना टूटा है ना, तो सर टूटा टूटा कितना, एक्स, ये तो बचा हुआ है, ये क्या है, टी टाइम के ऊपर एक ही बची हुई कंसंट्रेशन, टूटा कितना इसमें से एक्स, तो डिसोसिएट मोल कितना हो गया एक्स, इनिशियल मोल कितना हो गया ए नॉट। तो सर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होगी, एक्स डिसोसिएट मोल अपॉन इनिशियल मोल। अरे ये होगा कि नहीं होगा, तो अगर आपको कोई पूछे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए अल्फा क्या होगा तो निकाल लोगे ना। वैसे इतना तो कोई क्वेश्चन आना नहीं है आपको, जनरल वे में जो क्वेश्चन बनता है अभी 29 दिसंबर को आरपीएससी का एग्जाम था सेकंड ग्रेड का, उसमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से क्वेश्चन आया है। अभी अपन थोड़ी देर बाद कर, जब अपन फर्स्ट ऑर्डर कर लेंगे मैं आपको पेपर के लेके कराऊंगा, ये क्वेश्चन आया था, आप खुद से कर लोगे, देखते हो जाएगा, उतार लेना, ये नहीं उतारना, ये उतारना है। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, अल्फा इज इक्वल टू के टी अपॉन, लिख सकते हैं ना, एक्स क्या था, एक्स इज इक्वल टू के टी हमने डिराइव किया था इक्वेशन नंबर 3। हो गया, सब करें, अरे कर ले। हाँ अब अपन यहाँ पर हमने जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़े हैं उनके ऊपर अपन कुछ कुछ बातें करेंगे, ठीक है। हमने पहला इन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर के अंदर हमने सबसे पहली चीज लिखा ली थी आर इज इक्वल टू के, निकाला था। सर सेकंड चीज हमने क्या निकाली थी जीरो ऑर्डर के लिए, कि सर ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, निकाला था। सर तीसरी निकाली थी कि बी टी इज इक्वल टू के टी, निकाला था ना, ठीक है। चौथी नंबर की जो चीज निकाली थी
कि टी हाफ कितना था, टी हाफ क्या था, अरे याद होना चाहिए, एन नॉट बाय 2 के था ना, याद होना चाहिए, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है इससे, है ना, एन नॉट बाय 2 के, इतनी चीजें हैं। ठीक, अब आपको इनसे पूछा जाता है ग्राफ, क्या पूछा जाता है, ग्राफ। ठीक है सर, पहली इक्वेशन, ठीक, पहली इक्वेशन क्या बता रही है, बताओ। अगर आपने ये जब आप लिखा रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखते हैं तो आर इज इक्वल टू के ए की पावर कंसंट्रेशन की पावर 0, यही होगा ना जीरो ऑर्डर के लिए। मतलब कि सर जो जीरो ऑर्डर की काइनेटिक जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है, यहाँ पर मान लो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की रेट एक्सप्रेशन में किसी की भी जो भी कंसंट्रेशन आई होगी, क्या आई थी, कंसंट्रेशन आई होगी, बताओ उसकी पावर 0 होगी तभी जाके ये दोनों बराबर हुए थे ना, हमने पता था। अब सुनना, बताओ कंसंट्रेशन में इनफाइनाइट कर दूं, क्या रेट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। सर कंसंट्रेशन को कम कर दूं, क्या रेट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, मतलब कंसंट्रेशन बदलने पर रिएक्शन की रेट नहीं बदलेगी। अरे समझ में आ रहा है ना। तो अगर मैं यहाँ इसको लेके ग्राफ बनाऊं, ठीक है, कि सर एक साइड में लिखूं रेट, क्या लिखूं, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक, ये 0, और इस साइड में लिखा टाइम, सॉरी कंसंट्रेशन, क्या लिखा मैंने, कंसंट्रेशन इधर लिख रहा हूं। ठीक है, अब बताओ सर कंसंट्रेशन में बढ़ाऊं तो भी रेट एक, मैंने बोला कि सर यहां पर जब इसकी कंसंट्रेशन ये थी तो रेट यहां पर थी। अब बताओ कंसंट्रेशन में कितनी भी कम ज्यादा करूं, रेट के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा क्या इसके अंदर, तो इसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि सर आर इज इक्वल टू के होता है। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अब सुनना दूसरी चीज, आपने एक चक्की ली, ठीक है, उसके अंदर गेहूं डाल दिया, अब टाइम के साथ में ये कंसंट्रेशन चेंज होगी, कंसंट्रेशन क्या होनी है, चेंज होनी है ना। अगर मैं गेहूं को मान लो कोई लिक्विड सॉल्यूशन मान लो या गैसियस सॉल्यूशन मान लो, तो बताओ उसकी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है, टाइम के साथ में वो चेंज होगी कि नहीं होगी। सर कंसंट्रेशन टाइम, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में रिलेशन होता है, या तो टाइम के साथ में कंसंट्रेशन कम होगी या टाइम के साथ में कंसंट्रेशन क्या होगी, बदले बढ़ेगी, दो चीजें हो सकती है। ठीक है, या टाइम आप कुछ भी कर लो कंसंट्रेशन स्टेबल रहेगी, तीन चीजें प्रोबेबिलिटी है ना। तो बताओ यहाँ पर क्या के टाइम पर डिपेंड करता है क्या, नहीं करता, केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना। तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं क्या कि अगर मुझे बोला जाए कि रेट और टाइम के बीच में अगर ग्राफ पूछा जाए तो बताओ टाइम कितना भी ले लो, एक स्पीड से चलेगी ना रिएक्शन, अरे ऐसे ही चलेगी। तो सर यहां से ये भी किसको एक्सप्लेन करता है, आर इज इक्वल टू के को एक्सप्लेन करता है। अरे क्लियर है सर, ग्राफ नंबर 1 ग्राफ नंबर 2 फास्ट बना लो। हाँ सुनना, हो गया होगा ये नॉर्मल है, इससे क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। क्वेश्चन जहां से ज्यादा पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, एक तो ये है और एक ये है। ठीक है, बता समझ में आ जाएगा, नॉर्मल सी चीज है। ठीक है, इसको रख करूं, हाँ इधर वाले को, इसको तो रहने दे रहा हूँ, इसको लेके अपन ग्राफ बनाएंगे, अभी तो ये समझने का टॉपिक है कम से कम अगले 10 मिनट तक। अब सुनना, तुमने जब फिजिक्स पढ़ी होगी, हाँ, तो हल्की फुल्की फिजिक्स जहां पर भी पढ़ी होगी, ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ नहीं पढ़ी होगी तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी मैं रिलेट करने, आपने फिजिक्स के अंदर ग्राफ बनाए होंगे। फिजिक्स में जो ग्राफ बनते हैं उसका एक फॉर्मूला होता है, इस पैटर्न में सभी लोगों को ग्राफ सिखाया जाता है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल बेसिक मैथ्स है। इस सर एक होता है y बराबर mx प्लस सी, इस पैटर्न में ग्राफ को सिखाया जाता है। ठीक है, अब सुनना सर, यहाँ पर जब भी आप ग्राफ बनाते हो तो यहाँ दो एक्सिस होंगे। ठीक है, अपने जितने काम का है उसी के ऊपर बात कर रहे हैं, अपने को इस ग्राफ बनाने के ऊपर कहीं पर भी पीएचडी नहीं करनी है। आपको समझ में आ जाएगा, वैसे सर नहीं आ रहा है तो उसको रट लो। ठीक है, क्योंकि आपको जो ग्राफ पूछेगा ना डायरेक्टली पूछेगा कि साहब ये जीरो ऑर्डर का है, ये फर्स्ट ऑर्डर का है, ये सेकंड ऑर्डर का है। ठीक है, सबकी ग्राफ अलग अलग दिखते हैं। ठीक है, अब सुनना सर, यहाँ पर हम सब जानते हैं, हमने तीसरी क्लास में पहली बार ग्राफ बनाया था सर, इस एक्सिस को हम कौन सा कहते हैं, एक्स एक्सिस, और इसको कौन सा कहते हैं। तो सर यहाँ पर जो भी लिखा जाएगा ना, इसको कहाँ लिखा जाएगा, वाई एक्सिस पे। सर यहाँ पर ये जो एक्स की जो भी वैल्यू होगी उसको हम क्या मानेंगे, एक्स एक्सिस की, है ना, एक्स एक्सिस मानेंगे। अब सुनना सर, इसके अलावा दो चीजें बच गई, एम और सी। सी जो होता है वो इंटरसेप्ट होता है, क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, क्या होता है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब सुनना कि सर आपने कुछ ग्राफ देखे होंगे जो, जैसे मान लो ये ग्राफ पेपर है, ठीक है, आपने कुछ ग्राफ देखे होंगे जो ऐसे जा रहे हैं, कुछ ग्राफ देखे होंगे जो ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, जीरो से चालू नहीं होते, जीरो से चालू नहीं हो रहे। तो सुनना सर, यहां पर, यहां अगर मैं इसको जीरो मानूं तो
तो यहाँ पे +1 +2 +3 +4 इस डायरेक्शन में डेटा होंगे, यहाँ पर होंगे -1 -2 -3 -4। अगर ये ग्राफ ऐसे जा रहा है मतलब इसे कहते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब समझ आ रहा है ना, इसे कहते हैं वाई एक्सिस के ऊपर जहां से ग्राफ चालू हो रहा है, जीरो से लेके उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट। क्लियर है? तो यहाँ पर इसे कहेंगे इंटरसेप्ट, मतलब पॉजिटिव है ना। तो यहाँ पर ये जो इस पैटर्न में जो ग्राफ होगा उसमें ग्राफ कहां से चालू होगा, यहां से। क्लियर? अगर मान लो यहां पर कुछ ऐसा लिखा होता कि y बराबर mx माइनस सी, क्या लिखा हुआ होता, -c, तो ग्राफ कहां से चालू होता, यहां से, है ना। समझ में आ गया? अब सुनना सर, दूसरा इस पैटर्न में भी तो लिखा हुआ हो सकता है कि y बराबर, जैसे मैं इसके लिए अगर ग्राफ बनाऊं, है ना, इसके लिए अगर यहाँ पे छोटा सा ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो बताओ इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहां पर तो मैंने लिख दिया सर ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गया। ये ग्राफ यहां से चालू हुआ, कहां से चालू हुआ, इस पॉइंट से चालू हुआ, ठीक है। अब सर यहाँ पर m क्या होता है, स्लोप होता है, क्या होता है, स्लोप ऑफ द ग्राफ। क्लियर? तो यहाँ पर अब ये स्लोप पॉजिटिव है ना, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है। सर इसके अंदर अगर मैं इसके लिए ग्राफ बनाऊं, किसके लिए ग्राफ बनाऊं, इसके लिए ग्राफ बनाऊं, तो बताओ यहाँ पर ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस, सी कैसा है, नेगेटिव है, तो ग्राफ यहां से चालू होगा। बताओ एम कैसा है, पॉजिटिव है ना, एम पॉजिटिव है तो ग्राफ इस डायरेक्शन में जाएगा। अरे क्लियर है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा। अब सुनना सर, तीसरा ग्राफ ऐसा भी तो बना सकते हैं कि y बराबर c माइनस एम एक्स, अरे लिख सकते हैं ना। तो बताओ इसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा कि सर ये तो हो गया y एक्सिस, c कैसा, पॉजिटिव, बताओ इसको मैं यहां लिखूं, ठीक है। बताओ एक्स एक्सिस पे यहां पर कोई डेटा होगा, ठीक है। बताओ यहाँ पर क्या है, m, स्लोप कैसा है, नेगेटिव, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा। और तीसरा लिख दिया कि y बराबर -c माइनस एम एक्स। वैसे तो इस पैटर्न में ग्राफ देखने को नहीं मिलेगा, फिर भी अपन बना रहे हैं। तो यहाँ पर सुनना, ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, -c मतलब यहाँ पर, ठीक है, माइनस एम एक्स, कुछ ऐसे डायरेक्शन में जाना चाहिए ना। समझ आ रहा है? अरे समझ। तो अपने सेल में अब अपना ये ग्राफ देखना, क्या मैं इसको ऐसा लिखूं, इधर देखना, ये जो बना रखा है ना, ये जो बना रखा है, ये कुछ ऐसा मिलता जुलता है कि नहीं। अब देखना मैं इसमें दिखा रहा हूं आपको, है ना, वो सब कोई काम का नहीं, अपने को जो समझाना था वो समझा दिया। तो y, ठीक है, y बराबर एम एक्स और ये c, बताओ कोई टफ काम है क्या, नहीं है ना। अब सुनना, अपन इसको लेके ग्राफ बना रहे, किसको लेके ग्राफ बना रहे, ये जो बना रखा। तो यहां पर क्या है, एटी, ए क्या था, रिएक्टेंट था, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कहां पर आएगा, वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, टाइम, टाइम आएगा ना। तो इन दोनों को लेके अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा ये, कि मैं यहाँ पे लिखूं कि सर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, 0, ऊपर कहीं जाए करेगा, नीचे करेगा, देखेंगे कहां करता है। और यहां पर लिखा मैंने टाइम। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब देखना सर, यहां पर C कैसा है, पॉजिटिव। सर T इज इक्वल टू 0 पर हम सब जानते हैं कंसंट्रेशन अपनी मैक्सिमम स्टेट के ऊपर होगी, A नोट, ठीक है। अब बताओ सर, यहाँ पे स्लोप कैसा आ रहा है, नेगेटिव, तो ये ग्राफ कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा ना, और यहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा, समझ में आ रहा है? सर ये वो पॉइंट होगा। अब देखना इस ग्राफ, ये ग्राफ क्या बता रहा है, ठीक है, ये ग्राफ किस चीज के लिए है, तो AT इज इक्वल टू A नोट माइनस KT के लिए। क्लियर है? अब बताओ सर, इस पॉइंट के ऊपर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 0, मतलब हम इस पॉइंट को कह सकते हैं ना कि सर वो टाइम पीरियड जब रिएक्टेंट कंप्लीटली खत्म हो जाए तो T लाइफ टाइम होगा कि नहीं होगा, अरे होगा ना। तो बताओ मैं इसको क्या T लाइफ टाइम कह सकता हूँ क्या, अरे कह सकते हैं ना इसको T लाइफ टाइम या 100%। अरे क्लियर है? तो आपको ये ग्राफ, इस ग्राफ को जेई के पेपर में, है ना, जेई 2013 के पेपर में पूछा इस क्वेश्चन, इस ग्राफ को देखिए, शायद ऑर्डर पूछा था, मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, बाकी 2013 के पेपर में इससे क्वेश्चन पूछा हुआ। क्लियर है? समझ में आया ये ग्राफ कैसे बना, ठीक है। अब सर यहाँ इसके बारे में बात करते हैं। सर यहाँ पर तो y दे रखा है, कंसंट्रेशन ये y हो गया, ठीक है, ये m और ये xc नहीं दे रखा है ना, मतलब इंटरसेप्ट 0 है। अरे क्लियर है? तो यहाँ पर अगर मैं इसके लिए ग्राफ बनाऊं तो मतलब ये कुछ ऐसा बनेगा क्या, कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बीटी, है ना, बीटी लिखा है ना, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और यहां पर क्या है, टाइम। सर ये पॉइंट हो गया 0, अरे ये 0 हो गया, ठीक है। अब इधर देखना
सर इंटरसेप्ट नहीं है, मतलब ये ग्राफ हम सब जानेंगे कि सब यहीं से चालू होगा। क्लियर है। अब सर ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये हो गया x और ये हो गया m। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये लीनियरली बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो सर इसको मैं लिख सकता हूँ कि bt इज इक्वल टू kt का ग्राफ है। अरे समझ में आ रहा है सर। इसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा यह पहले आप उतार लो, इसके बाद इसको बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू। हाँ रख ले इसको। हो गया, पढ़ा वापिस जाते हो गया। देखो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में आपको फॉर्मूले या तो इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछेगा या इस पे पूछेगा या इस पे पूछेगा। ज्यादा प्रायोरिटी आपको हो सकता है ग्राफ पूछे, हो सकता है कि दो वैल्यू दे दे, बोले कि सर एक कोई रिएक्शन है जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है, ठीक है। अपन क्वेश्चन करेंगे, अभी अपन ने थोड़ा इसको पढ़ना और बाकी है। जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर दोनों पढ़ लेंगे, फिर इसके सिंपल मिक्स वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आपको बोलेगा कि सर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की कोई रिएक्शन है जिसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ये है, ठीक है, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन ये है सर, इतने टाइम के बाद में रेट कांस्टेंट की वैल्यू ये है, तो 5 मिनट बाद में बची हुई कंसंट्रेशन कितनी होगी, या तो पहली वेराइटी ये बढ़ेगी, इनिशियल कंसंट्रेशन देगा, रेट को टाइम देगा, 5 मिनट बाद इतनी कंसंट्रेशन बचती है तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी। दूसरा मतलब कुल मिला के 1 2 3 और 4, 4 में से 3 चीज देके एक चीज पूछेगा। क्लियर है। और इससे इजी क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर टी हाफ पे, तो अपन टी हाफ के लिए बोलेगा कि सर एक कोई जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की रिएक्शन है जिसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू ये है, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन इतनी है, तो टी हाफ क्या होगा। क्लियर। अब अपन इसका ग्राफ बनाते हैं टी हाफ का। इधर देखना टी हाफ का ग्राफ कैसे बनेगा। तो टी हाफ क्या दिख रहा है आपको, किस पैटर्न में दिख रहा है, y बराबर mx के पैटर्न में दिख रहा है। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे कि टी हाफ 1/2k इंटू में नॉट। अरे लिख सकते हैं क्या, बताओ ये क्या दिख रहा है, ये हो गया कांस्टेंट मतलब m, और ये क्या हो गया x। c जीरो है कि नहीं है, अरे है ना। तो यहां पर ये जीरो, यहां पर लिखा मैंने टी हाफ लिख सकते हैं, ठीक है। इधर क्या लिखूंगा ए नॉट या इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यहां पर ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे ही बनेगा, अरे ऐसे ही बनेगा ना, इंटरसेप्ट जीरो हो गए mx इधर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2k का ग्राफ। क्लियर है, उतार लेना। हो गया। क्या हो गया, आपको नींद आ रही है, क्यों घूम के आ गए, कहाँ गए थे, कहाँ गए थे। अरे हो गया, ठीक है, लिखे आगे। अब लिखना, अब आपको ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सर अपने को कोई रिएक्शन पूछ दे कि राइट एनी वन एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कि जीरो ऑर्डर कोई ऐसी रिएक्शन लिखो जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, ऐसा क्वेश्चन भी तो बन सकता है। पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल, दूसरा क्वेश्चन ग्राफ, तीसरा क्वेश्चन सर मान लो बोर्ड एग्जाम अगर आप देते हो तो डेरिवेशन पूछ ले जीरो ऑर्डर का, और चौथा क्वेश्चन ये एग्जांपल पूछ लेगा उठा के, पूछता नहीं है तो पूछ भी सकता है, एक बार एग्जाम में पूछा है, मुझे एग्जैक्टली सन याद नहीं है, 2018 या 17 के आसपास के पेपर में फर्स्ट ऑर्डर का पूछा है ना डेरिवेशन, तो अपने को पूछ सकता था, मैंने पूरा लिख रखा है, इसको डेराइव कर रखा है। तो अब हम आगे लिखेंगे, लिखना सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर, some important example of zero order reaction या zero order kinetics, ठीक है। some important example of zero order reaction और zero order kinetics, क्लियर। अब सुनना, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर हम ऑर्गेनिक के अंदर रिएक्शन पढ़ी है हमने, ठीक है, हम सब जानते हैं ऑर्गेनिक के अंदर बहुत सारी रिएक्शन है। सर जितनी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन है, क्या बोल रहा हूं मैं,
फोटोकेमिकल रिएक्शन का मतलब सुनना सर, किसी महान वैज्ञानिक ने, किसी महान साइंटिस्ट ने एक बात कही थी कि सन से आने वाली जो एनर्जी है वो छोटे छोटे बंडल या पैकेट के फॉर्म के अंदर आती है, जिसे क्या बोला जाता है, क्वांटा बोला जाता है या क्वांटम बोला जाता है। और सॉरी, किसी भी लाइट सोर्स से आने वाली एनर्जी जो है वो छोटे छोटे बंडल या पैकेट के फॉर्म के अंदर आती है, जिसे क्या कहते हैं, क्वांटा या क्वांटम कहते हैं। और लाइट अगर सन से बात करें जिसे क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोन। क्या बोला, इस फोटोन वर्ड से बना है फोटो। क्या बना है, तो जितनी जो रिएक्शन इस फोटोन की वजह से होगी, जो रिएक्शन इस फोटोन की वजह से होगी, क्या मैं उसे फोटोकेमिकल रिएक्शन कह सकता हूँ ना। मतलब वो सारी रिएक्शन जो सनलाइट की जिनको पूरा करने के लिए हमें सनलाइट की रिक्वायरमेंट होगी, क्या उन्हें मैं फोटोकेमिकल रिएक्शन कह सकता हूँ क्या। और सर हम सब एक बात बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि सन से क्या आती है, एक एनर्जी आती है ना, और वो एनर्जी जो होती है क्या वो एच न्यू के बराबर होती है। तो मतलब जिस रिएक्शन के ऊपर एच न्यू लिखा हुआ आएगा तो वो सारी सारी रिएक्शन फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। वो सारी सारी रिएक्शन किसको फॉलो करती है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। तो क्या लिखेंगे हम कि सर ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है, इतना ही लिखना। पहला एग्जांपल क्या हो गया, ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शन। वहां पास में ब्रैकेट में क्या लिख लोगे कि जिसके ऊपर एच न्यू लिखा हुआ है, जैसे बोल रहा हूं वैसे लिखना है ना, मेरे को इसको लिखाने आता है इंग्लिश में, लेकिन ऐसे क्यों लिखना, क्योंकि जब अपन पढ़ेंगे तो अपने को ऐसे पता चल जाएगा, हाँ सब जिसके ऊपर एच न्यू लिखा हुआ है वो क्या होती है, जीरो ऑर्डर की होगी, है ना। लिखना ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शन, ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। फिर ब्रैकेट में क्या लिखोगे, जिसके ऊपर एच न्यू लिखा हुआ है, H2 प्लस Cl2 एच न्यू की प्रेजेंस में 2 मोल्स ऑफ HCl बनाते हैं, है ना। तो जिसके ऊपर एच न्यू लिखा हुआ है, जिसके ऊपर एच न्यू लिखा हुआ है, क्लियर हो गया। तो अब आपको 50 एग्जांपल लिखने के लिए बोल लोगे, लिख लोगे ना। हमने ऑर्गेनिक में बहुत सारी रिएक्शन पढ़ी है, ठीक है, और नहीं पढ़ी है तो जब वापस रिवाइज करेंगे तो एक बार और पढ़ा देंगे, और एक लिख लेना, ये लिख लेंगे, ठीक है। अब दूसरा सुनना, हमारे शरीर के अंदर बहुत, या फिर हमारा शरीर छोड़ो, बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती है जिसको कराने के लिए पर्टिकुलर एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे सुक्रोज जो होता है, शुगर इंडस्ट्री का वेस्ट मटेरियल, जिसे मोलासेस कहते हैं, मोलासेस को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कौन कन्वर्ट करता है, इन्वर्टेज। और इन्वर्टेज जो होता है, इन्वर्टेज एक एंजाइम हुआ, ठीक है। और जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना है उसके अंदर जाइमेज रिएक्ट करके क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, अरे इथेनॉल बनाता है, बॉस जिसको कहते हैं 10 to 15% सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल, अरे कहते हैं ना। तो बताओ क्या मैं कह सकता हूं क्या कि सर वो जो रिएक्शन हमने पढ़ी है, वैसे तो इसके अलावा हमने बहुत सारी पढ़ी है, पर उन रिएक्शन के अंदर एंजाइम आ रहा है, तो सर क्या हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन जो है, भाई आपने सुक्रोज दिया था, सुक्रोज से क्या बना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, अरे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना, क्या इस एंजाइम का इसमें कोई रोल है क्या, ना तो रिएक्टर, ये तो एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है। सर यहां से वापस क्या बना, इथेनॉल बना, तो सर इससे ये बन रहा है, लेकिन यहां पर ये एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है ना, तो क्या मैं इस रिएक्शन को एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन कह सकता हूं क्या। दुनिया में जितनी भी एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन होती है वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, ठीक है। तो लिखना ऑल 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 एंजाइम ऑल एंजाइम कैटालाइज एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, ऑल एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, ठीक है, ऑल एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल हो गया। अब तीसरा सुनना, लास्ट क्लास में जब हमने पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स में, तो वहां पर लिखा था कि सर किसी सॉलिड की सरफेस पर कोई गैस जो होती है वो क्या होती है, डिकम्पोज होती है एट हाई प्रेशर। किसको फॉलो करती है वो, एट हाई प्रेशर किसको फॉलो करती है, पन्ना पलटो देखो क्या लिखा है, अरे ऐसे कैसे काम चलेगा, लिखने से कुछ नहीं होता है। क्या लिखा हमने, एक ही लाइन लिखी थी हमने कि सर डिसोसिएशन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस एट वेरी लो प्रेशर एंड एट वेरी हाई प्रेशर।
दोनों वर्ड एक जैसे थे, एक में लो प्रेशर था और एक में नहीं मिल रहा है। अरे नहीं मिल रहा है क्या? अरे यार यही तो लिखा है था, लिखा है ना, एट वेरी लो प्रेशर फॉलो फर्स्ट ऑर्डर एंड हाई प्रेशर जीरो ऑर्डर लिखा था ना। तो क्या मैं तीसरा एग्जांपल लिख सकता हूं क्या कि सर डिसोसिएशन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस एट वेरी हाई प्रेशर फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। समझ में आ रहा है ना? तो लिख लेना एक और बार, ये लाइन याद होनी चाहिए। डिसोसिएशन ऑफ गैस, डिसोसिएशन ऑफ गैस, डिसोसिएशन ऑफ गैस on dissociation of gas on solid surface, dissociation of gas on solid surface at very high pressure, at very high pressure, dissociation of gas on solid surface at very high pressure follow zero order kinetics, follow zero order kinetics, follow zero order kinetics। क्लियर? अब अगली हेडिंग डालना फर्स्ट ऑर्डर। अगली हेडिंग क्या डालोगे? फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है इधर देखना, लैंग्वेज में लिखेंगे। सर अगर मैं लिखूं R इज इक्वल टू के ए की पावर जीरो, मतलब ये कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर। अगर मैं यहां लिखूं थर्ड तो कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन हो गई? थर्ड। अगर मैं यहां टू लिखूं तो, और यहां पर वन लिखूं तो फर्स्ट ऑर्डर ना। तो लिखना फर्स्ट ऑर्डर की डेफिनेशन, रिएक्शन हुज रेट, रिएक्शन हुज रेट डिपेंड अपॉन, reaction whose rate depend upon first power of concentration, reaction whose rate depend upon first power of concentration, first power of concentration is known as, is known as first order reaction। इधर देखना, अब मैंने लिखा ए से क्या बन रहा है? बी। अगर मैं इसको बोल रहा हूँ ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर की। किसकी है? तो इसके लिए लिखा जाएगा आर इज इक्वल टू के ए की पावर वन। क्या लिखा जाएगा? ए की पावर वन। अरे क्लियर है? कोई आपत्ति इसमें? या फिर इसको थोड़ा सा और यहीं पे डिटेल से लिख लेते हैं कि सर अगर आपने भी लिखा कि रिएक्शन हुज रेट डिपेंड अपॉन फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की फर्स्ट पावर पे डिपेंड करता है, तो क्या मैं इसको कहूंगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलूंगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर मैंने लिखा कि सर ए से बी बन रहा है, क्या बन रहा है? ए से बी बन रहा है। ए से बी बन रहा है तो टी इज इक्वल टू जीरो पर, क्या लिखा मैंने? टी इज इक्वल टू जीरो पर इसकी कंसंट्रेशन ए नॉट होगी, इसकी कुछ नहीं होगी। मैं आपने रिएक्शन चालू की, अभी प्रोडक्ट बनना चालू ही नहीं हुआ, टी इज इक्वल टू जीरो पर, तो ऐसा होगा सर टी इज इक्वल टू टी सेकंड पर। कितने पर? टी सेकंड पर। इसमें से कुछ कम होगा तो ए नॉट माइनस एक्स, और यहां पर कुछ बनेगा, कुछ ऐसा ही होगा ना। तो अगर मैं इस रिएक्शन के लिए क्या लिखना चाहूं? रेट। क्या लिखना चाहूं? रेट। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? आर इज इक्वल टू के। अब आपको तो किसकी कंसंट्रेशन लिखनी? ए की लिखनी है ना। बताओ ए की कंसंट्रेशन, ये भी तो ए की कंसंट्रेशन और ये भी किसकी कंसंट्रेशन है? ए की। कौन सी लिखेंगे? है ना सर? पूरी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे कंसंट्रेशन लिखनी पड़ती है ना ब्रैकेट में, तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन लिखी जाती है ना वो कौन सी लिखेंगे? टी टाइम पर। कंसंट्रेशन कौन सी लिखते हैं हम यहाँ पर? टी टाइम पर जो कंसंट्रेशन होगी उसको हम कहां पे लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे। अरे क्लियर है? टी टाइम पर कौन सी कंसंट्रेशन है? ए नॉट माइनस एक्स। अरे क्लियर है? उतार लेना।
हो गया। ठीक है, अब इधर देखिएगा, धीरे धीरे समझना है, इसमें कोई अपने को जल्दीबाजी करनी ही नहीं है। ठीक है, तो मैं अगर इसको यहां लिखूं, इधर देखिए, क्या इस रिएक्शन की रेट को जब मैं लिखूंगा तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि सर माइनस डी ए आर इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी लिख सकता हूं क्या? ये किसके बराबर होगा? प्लस डी बी अपॉन डी टी के, प्लस डी बी अपॉन डी टी के। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है? तो सर डी एक्स अपॉन डी टी के। अरे होता है ना, रटा हुआ तो नहीं बोल रहे हो? क्योंकि सर इसको जब सॉल्व करोगे तो एनॉट माइनस एक्स माइनस एनॉट, ठीक है, ये प्लस का एनॉट, ये माइनस का एनॉट, तो माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है सर, ये माइनस जब बाहर आएगा तो वो प्लस डी एक्स अपॉन डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे तो ऑलरेडी डी एक्स अपॉन डी टी ही रहेगा। ठीक है, ये किसके बराबर होगा? तो ये रेट है, ये बराबर होगा कि एनॉट माइनस एक्स के बराबर होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? अरे होगा ना। अब सुनना, क्या मैं इन दोनों को बराबर कर दूं, कोई आपत्ति है क्या? अरे कोई आपत्ति तो नहीं है। तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि dx अपॉन dt इज इक्वल टू के ब्रैकेट में ए नॉट माइनस एक्स। ये वॉच किसकी है ना, जादू नहीं दिखाना है, ये कुछ ऐसा लिख सकता हूं क्या? अब मैं यहां से क्या कर रहा हूं कि सर वेरिएबल जो है उनको क्या कर रहा हूं, सेपरेट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? वेरिएबल को सेपरेट, मतलब यहाँ पर ये जो टाइम है इसको इधर, और इस एक्स को ए नॉट माइनस एक्स को इधर ला रहा हूं। कोई आपत्ति है क्या? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या कि dx अपॉन ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू के नॉट dt। कोई आपत्ति है क्या? इतना उतारो, ऐसे नहीं होगा, धंधा करके लाए। हो गया? अरे हो गया क्या? तुमको टुकड़ों में इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें याद, पहले बात तो उसको रटना नहीं, थोड़ा सा एक दो बार लिख लोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, याद करना नहीं, न्यूमेरिकल आता है इसमें। अब सुनना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? इंटीग्रेशन करेंगे किसका? यहीं से आगे का डेरिवेशन कंटिन्यू करते हैं। तो सर इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, dx अपॉन ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू के नॉट डी टी, ऐसा। ठीक है, यहाँ पर 0 टू x, यहाँ पर 0 टू t। सर जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाती है। पहला काम तो ये होता है। तो सुनना, एक तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ के, और यहाँ पर t की पावर 0 टू t, ऐसा ही होगा। एक स्टेप बीच की गायब कर लिए। ठीक है, अब सुनना, एक चीज याद रखना कि सर इंटीग्रेशन ऑफ, याद रखना है ना, फॉर्मूला होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए नॉट माइनस एक्स क्या होता है ना, एक फॉर्मूला है। इसा अगर इसका इंटीग्रेशन करते हो ना 0 टू x को लेके, तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जो निकल के आएगा माइनस एल एन, क्या निकल के आता है? माइनस एल एन ए नॉट माइनस एक्स की पावर 0 टू x होता है। क्या होगा? 0 टू x। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो क्या मैं इसकी जगह इसको लिख सकता हूँ क्या? आप यहाँ पे देखना, ये याद रखना। ठीक है, यहां पर तुम्हें इसको ऐसे लिखा अगर मैंने कि सर माइनस एल एन ए नॉट माइनस एक्स की पावर 0 टू x। कोई आपत्ति है क्या इसमें? अब तो नहीं है ना। तो अब बताओ, अब तो नॉर्मल काम हो गया कि के, यहां पर क्या लिख सकता हूं कि सर t माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t माइनस 0। ठीक है, अब यहां पर x की वैल्यू एक बार x रखेंगे, दूसरी बार क्या रखेंगे? 0। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? इधर देखना, माइनस एल एन ए नॉट माइनस एक्स, एक बार इसकी वैल्यू x रखी, सर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना, माइनस, यहां पर क्या लिखूंगा? माइनस एल एन, ये तो पूरा एक वैल्यू होगा ना, माइनस एल एन ए नॉट माइनस 0। ये हो गया कंप्लीट। अब इसको सॉल्व करते हैं, मतलब ये कुछ ऐसा दिखेगा कि माइनस एल एन ए नॉट माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस एल एन ए नॉट इज इक्वल टू के टी। क्लियर है? अब आंखों को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, आंखों को अच्छा नहीं लग रहा है ना,
तो अपन इसको थोड़ा सा अच्छा दिखे यूं करके, क्या मैं इसको इधर ले जाऊं, कोई आपत्ति है क्या? नहीं है ना, आंखों को अच्छा ही दिखा रहा है अपने, बाकी इसका कोई उद्देश्य नहीं है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं कि सर एल एन इज इक्वल टू ए नॉट इज इक्वल टू के टी माइनस, अब इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस एल एन ए नॉट माइनस एक्स। कोई आपत्ति है क्या? नहीं है ना। अब सुनना, अगर मैं इस एल एन ए नॉट माइनस एक्स को सेपरेट करूं तो ये इधर आएगा के टी, तो माइनस का हो जाएगा ना, अरे हो जाएगा ना। तो क्या मैं एक अच्छा सा फॉर्मूला लिखूं क्या यहाँ पे कि सर एल एन ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू, क्या लिखूं मैं, इसको लिखूंगा ना, एल एन ए नॉट माइनस के टी। कोई आपत्ति है क्या? ये एक प्यारा सा फॉर्मूला निकल के आपके सामने आया है, ठीक है। तो इतना उतारो। एक फॉर्मूला तो ये याद रखना आपको, ठीक है। डेरिवेशन करते जाओगे तो एक फॉर्मूला याद रह जाएगा, इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो ये होता है। हो गया? हो गया। हो गया। अब सुनना, अभी और चले गए, अब देखो, हाँ टेंशन मतलब अभी बहुत टाइम है ना, अभी टाइम है। अब सुनना, एक फॉर्मूला और होता है सर, यहाँ एल एन लिखा है, आपने लगभग जगह जहां भी पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, लॉग, लॉग पढ़ा है ना। तो लॉग और एल एन में एक रिलेशन होता है कि अगर कहीं लिखा हुआ है एल एन ई बेस एक्स, क्या लिखा हुआ है, ई बेस एक्स या एल एन एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, जनरली क्या लिखा हुआ है, एल एन एक्स। तो सर इसको अगर आप सॉल्व करते हो ना, तो इसको 2.303 लॉग एक्स लिखते हैं, लॉग 10 बेस एक्स लिखेंगे, क्लियर। मतलब अगर एल एन एक्स को आप नॉर्मल वैल्यू में लॉग में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, 2.303 लॉग एक्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अरे कोई आपत्ति है क्या? अब सुनना, मेरे पास ये फॉर्मूला जो हमारे पास लास्ट आया है, इसको लिख रहा हूँ, क्या मैं एल एन, इसको मैं पूरे को अगर एक्स बोलूं, क्या बोलूं, तो ये एल एन एक्स के फॉर्मूले में दिख रहा है ना, इसको हटाऊंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि 2.303 लॉग ए नॉट माइनस एक्स, ये हो गया, इज इक्वल टू, क्या लिखूं, 2.303 लॉग ए नॉट माइनस के टी। कोई आपत्ति है क्या? नहीं है ना। अब सुनना, एक तो ये फॉर्मूला हो गया। अब अगर मान लो मैं यहां से लिखूं लॉग ए नॉट माइनस एक्स, क्या लिखा मैंने,
लॉग ए नॉट माइनस एक्स, क्या कर रहा हूं मैं, इसको सेपरेट कर रहा हूं, तो लॉग ए नॉट माइनस एक्स को लूंगा, ये 2.303 इसके और इसके दोनों के डिवाइड में जाएगा ना, दोनों के डिवाइड में जाएगा, तो यहां पर एक फॉर्मूला निकल के आता है कि लॉग ए नॉट माइनस के टी अपॉन 2.303। कोई आपत्ति इसमें? क्यों सर यहाँ पे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सर अगर इसके नीचे लिखूंगा तो इसके इस नंबर से कट गया ना, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 2.303 आएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करा दोगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमारे पास में निकल के ये आया है। ठीक, अब आंखों को जो आपने देखा देखा लग रहा वैसा फॉर्मूला अपन लाते, साहब ये कर क्या रहे हो ये समझ में नहीं आ रहा। आपको बोलेगा कि एक कोई रिएक्शन है, क्या बोलेगा, एक कोई रिएक्शन है जो किसको फॉलो कर रही है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है। किसको फॉलो कर रही है? जैसे ही फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है मतलब जीरो ऑर्डर अपने को साइड में कर देना है। अब बोलेगा कि सर वो रिएक्शन जो है उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन, क्या बोलेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब आपको किसकी वैल्यू दे रखी है, एनोड की, एनोड की दे रखी है ना, बताओ, मतलब आपको एनोड की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, लॉग मतलब मान लो 5 दिए तो यहाँ पर एनोड की वैल्यू 5 आ गई, सर लॉग 5 को क्या लिखेंगे वो अपन बात की बात है, आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दी है। ठीक है, बोला है उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के की वैल्यू है, तो 5 मिनट बाद में, कितने मिनट बाद में, 5 मिनट बाद में रिएक्टेंट की बची हुई कंसंट्रेशन क्या होगी, तो या तो अब सुनना यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 1 2 3 और 4, 4 में से 3 देगा और 1 पूछेगा। अरे समझ में आ रहा है? सर आंखों को तो अच्छा नहीं लग रहा है ना, अजीब अजीब सा लग रहा है, तो इसको सिंपल वे में कन्वर्ट करो। बताओ मैं इसको केटी को इधर लाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, इसको इधर ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा ना, तो सर इसी इक्वेशन को अपन थोड़ा बहुत छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूँ क्या, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट माइनस 2.303 लॉग ए नॉट माइनस एक्स। लिखो, कोई आपत्ति है क्या? कोई आपत्ति तो नहीं है? मतलब इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो जो वैल्यू कॉमन है उसको ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो मैंने कॉमन ले लिया के टी इज इक्वल टू 2.303। कोई आपत्ति? अब यहां पर क्या बचा, लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए नॉट माइनस एक्स। अरे कोई आपत्ति है क्या? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कभी, इसको इससे जरूर रख करूंगा, कोई आपत्ति तो नहीं है? ठीक है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा लॉग ए अपॉन बी, पढ़ाया था कभी, बताया था ना कि सर अगर अपन बात करते हैं, मैंने लिखा है लॉग ए माइनस बी, क्या लिखा है, तो ए माइनस बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन लॉग बी, यही होता है ना। अगर मैं यहां पर लिखूं लॉग ए प्लस बी तो क्या होगा, लॉग ए इंटू बी, यही होगा। मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है, लॉग ए माइनस लॉग बी, इसी फॉर्मेट में दिख रहा है ना ये, तो क्या मैं लिख सकता हूँ क्या, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स। अरे यही होगा आपका फेवरेट फॉर्मूला जो आप बहुत सारे बुक्स में देखते हो। ठीक है, अब आपको बोलेगा कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू ये है। ठीक है, आपको टाइम बोला है 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन है तो बची हुई कंसंट्रेशन क्या होगी। अरे क्लियर है क्या? ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूले के ऊपर 5-7 स्टार लगा देना। ठीक है, उतार लेना, लिखो, याद तो रखना ही पड़ेगा ना, आप फॉर्मूला रटने जाओगे तो नहीं होगा, है ना। डेरिवेशन क्यों सिखाया जाता है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, ठीक है, वहां पर किसी में भी डेरिवेशन का भी क्वेश्चन आता है क्या, नहीं आता है ना। लेकिन आपको डेरिवेशन इसलिए सिखाया जाता है कि मान लो एग्जाम के अंदर कितने फॉर्मूले रटोगे, और अभी का एक एग्जाम का ट्रेंड बदल गया। ठीक है सर, मान लो इसमें से कोई भी ऑप्शन देखो, इनमें से फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए कौन सी चीज गलत है, एक स्टेप ये उठाएगा, एक स्टेप वो उठाएगा, एक स्टेप वो उठाएगा, और एक अपनी मर्जी से कोई उठा लेगा। ठीक है, तो अब आपको जिसको डेरिवेशन आता है वही सही कर पाएगा, बाकी तो गलत करेंगे। हो गया? अरे क्लियर है? अब सुनना, आपको बोलेगा कोई रिएक्शन है जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है, तो उसके लिए पहला फॉर्मूला R इज इक्वल टू के ए की पावर 1। ठीक है, डेफिनेशन आपको लिखा दी। दूसरा, सर आप चाहो तो ln के फॉर्मेट से निकालो, वो ज्यादा इजी रहता है, क्योंकि ln अपन ने ज्यादा अपन फेमिलियर होते नहीं इससे, है ना, ज्यादा अपने यूज में नहीं आता है, लोग हमारे यूज में आता है। ठीक है, तो आपको जो सबसे ज्यादा काम आने वाला फॉर्मूला है ना, 99% आपका जो क्वेश्चन है वो कहां से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा। क्लियर है? अब सुनना, अगर हम बात करते हैं टी हाफ लाइफ की, किसकी बात करेंगे,
टी हाफ लाइफ टाइम की बात करते हैं तो टी हाफ फॉर, अभी निकालना टी हाफ और टी 50%, टी हाफ और टी 50% और टी हाफ और टी 50% फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, टी हाफ और टी 50%, टी हाफ और टी 50% फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी गलती से निकल गया, प्रिंटिंग मिस्टेक है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब बताओ टी 50% का मतलब क्या होगा, रिएक्शन आधी कंप्लीट हो गई है, ठीक है, मतलब आपने जो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन ली थी, ठीक है, वो ए नॉट है सर, वो टाइम जिसके ऊपर बची हुई कंसंट्रेशन कितनी हो, इनिशियल की आधी, मतलब हम कह सकते हैं कि AT इज इक्वल टू एट टी हाफ AT concentration of reactant at T time is A0 by 2, आधी बचेगी, ठीक है, क्या ये AT A0 माइनस XC है, यही है ना, तो बताओ क्या मैं इस फॉर्मूले के लिए बात करूं, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है मैं लिखूं K, इसके बाद T हाफ लिख दिया 2.303 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन यही रहेगी सर, ए नॉट माइनस एक्स कितनी हो जाएगी, ए नॉट बाई 2, ऐसी होगी ना। अब सर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि के टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 लॉग इस एनोड से एनोड कैंसिल आउट हो जाएगा और ये दो ऊपर चला जाएगा तो लॉग टू की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.3, कितनी होती है, अभी लिखा दूंगा है ना, 1 सेकंड लगेगा, अपने ही खत्म हो जाए इसके बाद में लॉग की वैल्यू लिख लेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.3, तो सर के इज इक्वल टू 2.303 इंटू में 0.3, यही होगा, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू तो कुछ अलग आती है, लेकिन बहुत सारे मुख्य जो है वो एक नॉर्मल वैल्यू लिखते हैं कि सर टी हाफ ये होता है 0.693 आता है, कितना आता है, ठीक है, आप जो भी क्वेश्चन करोगे ना इससे हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड के इधर चला जाएगा, तो बताओ सिंपल सा एक फॉर्मूला निकल के आया ना, ठीक है, अभी जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था वहां यहाँ से क्वेश्चन आया था, तो आप ये लिखे, इसके बाद मैं क्वेश्चन लिखूंगा, है ना, अभी जो 2-4 दिन पहले पेपर हुआ था ना यहीं से क्वेश्चन आया था, इसको रख, तुमको लॉग की वैल्यू लिखाई नहीं है पहले, ठीक है, अभी लिखा देंगे, और मैंने किसी यूट्यूब के ऊपर मेरा पेपर हो गया, मैंने आके आंसर की मैच करा था यूट्यूब पे किसी टीचर से कि सब अपने कितने राइट दिए, केमिस्ट्री के जितने क्वेश्चन आए थे ना उसमें 10 क्वेश्चनों के आंसर उस टीचर ने गलत बताए थे, मैं फेंक नहीं रहा हूँ आप, हाँ? अब मैं किसी टीचर का नाम नहीं लूंगा, बाकी मैं बता दे रहा हूँ, तो यूट्यूब के ऊपर सभी टीचर्स का बिलीव करूँ, मेरे को ऐसा लगा, मेरा बाकी बायो मेरे को आती नहीं, ठीक है, तो बायो में मैंने हो सकता है मैंने जो किया वो गलत, लेकिन केमिस्ट्री में एग्जैक्ट जिस क्वेश्चन का आंसर मेरे आ रहा है ना, वो उनके हिसाब से कुछ और ही ला रहे थे, तो आप सभी टीचरों, क्योंकि यूट्यूब पे तो कोई भी आके उठ के आ जाता है कि साहब मैं पढ़ा दूँ, वैसे बहुत सारे अच्छी फैकल्टी भी है यूट्यूब के ऊपर, अपन पास सब्जेक्ट में, जैसे सेकेंडरी बोल और ये क्वेश्चन आया था ग्रेजुएशन, आप जब सेकंड ग्रेड का एग्जाम देते हो तो उसमें दो चीजें होती है, एक होता है आपके 11th-12th लेवल का और एक क्वेश्चन होता है ग्रेजुएशन लेवल का, ये क्वेश्चन आया था ग्रेजुएशन लेवल से, कहाँ से आया था,
क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन लिखना। द रेट कांस्टेंट, द रेट कांस्टेंट of first order reaction, the rate constant of a first order reaction is 1.54 into में 10 to the power -3 second inverse, second inverse, ठीक है, कोमा, its half life time period, its half life time period will be will be, ठीक है, ये कुछ ऑप्शन है ऐसे, ठीक है। सेकंड, अभी तुम्हारा हाफ ईयरली का पेपर हुआ था, वहां पे क्वेश्चन आया था, फर्स्ट ऑर्डर से आया था, ठीक है, ऐसी कोई वैल्यू दे रखी थी रेट कांस्टेंट की और पूछा था ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर से ही क्वेश्चन आना है। फर्स्ट ऑर्डर जो अच्छा टॉपिक है ना, वो फर्स्ट ऑर्डर अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ये ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। आपको आपका हाफ ईयरली का पेपर हुआ था, हाफ ईयरली के पेपर में आया था कि सेकंड इनवर्स दे रखा है, क्या दे रखा था, सेकंड इनवर्स दे रखा था और पूछा था ऑर्डर क्या है, तो ये हमने क्लास में पढ़ लिया था कैसे होता है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर अगर कोई बात करके आपको क्या पूछा, क्या दिया है, रेट कांस्टेंट के दे रखा है और टी हाफ पूछा है, तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ना 0.693 डिवाइडेड बाय के 1.54 इंटू 10 टू दी पावर -3, कोई आपत्ति क्या, सर इसको हटाओगे तो यहाँ पे 10 टू दी पावर +3 कर दूं, कोई आपत्ति क्या, इधर इससे ये कैंसिल आउट, कितना बचा 3 हाफ इज इक्वल टू 693 डिवाइडेड बाय 1.54, कोई आपत्ति क्या, इसको हटाया तो यहाँ पर क्या हो गया 100 होगा ना। अब कितनी बार जाएगा ये, इसको अगर देखो एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं आ रही है कोई आपत्ति नहीं, अगर मैं इसको 150 मानू, क्या मानू, तो 150 के हिसाब से कितना होता है, 4 बार जाएगा तो 600, मतलब यहाँ पर दो ऑप्शन तो देखते ही कैंसिल हो गए, ये दो तो कैंसिल हो गए ना, मतलब आंसर इन दोनों में से एक होगा। अब इसको सॉल्व करो, क्या आता है, हाँ करो करो सॉल्व करो, पेपर अच्छा था बोलूंगा सारे, फिजिक्स में गलत नहीं, 3 किए, तीनों राइट है, क्वेश्चन बहुत सारे, कौन सा अब उस आंसर की मैं जो क्वेश्चन बताए हैं मेरे हिसाब से आंसर कुछ और होना चाहिए, उन्होंने कुछ और दिया था, अच्छा रेडिएंट कोचिंग वाला नहीं, अच्छा आपको एग्जाम सारे देने चाहिए मेरा जहां तक मानना है, 27 है, कहाँ से आया था पेपर, अरे पेपर का पोर्शन मतलब सिलेबस तो होगा ना कुछ पूरा, क्या है आंसर निकालो यार, फिर मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ यहाँ, हो गया होगा, सॉल्व कर लोगे ना, टफ है क्या ये, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कितना आ रहा है
तो अंदर से 60 693 सॉल्व कर लिया करूं? हाँ करो। 450 आ रहा है ना? इतना टफ क्वेश्चन आया था, है ना? इतना टफ आया था, सिर्फ जिसको फॉर्मूला याद है वो कर लेगा। अब सुनना, ये हो गया। दूसरे क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, पहले अपन लॉग की वैल्यू देख लेते हैं। सुनना, पहले तो कहीं लिखा हुआ है log a प्लस बी। क्या लिखा हुआ है? log a प्लस बी। तो इसको लिखते हैं log a इंटू log b। अरे क्लियर है? ऐसे ही होता है ना? ऐसे नहीं होता है, ठीक है। अभी लिखा था हमने log a प्लस log b लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तो ये क्या होगा? log a इंटू बी। अरे a माइनस बी था अभी, ठीक है। अगर मैं लिखूं log a माइनस log b, ठीक है, तो क्या होगा? log a अपॉन b। अरे क्लियर है? ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसा होगा। क्लियर है? अब सुनना, कहीं लिखा हुआ आया कि log a की पावर x लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तो इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये पावर आगे आ जाएगी, तो x log a। अरे कोई आपत्ति है क्या? नहीं है ना? अब सुनना, कुछ एक वैल्यू लिख रहे हैं अपन यहाँ पे, ठीक है, बाकी तुम कैलकुलेट कर लेना। आपको लोग 1000 की वैल्यू निकालने के लिए बोले तो आप 1 सेकंड में निकाल लोगे। लोग 995 निकालने के लिए बोले तो आप आसानी से निकाल लोगे। अब सुनना, आपको याद क्या रखना है? log 1 कितना होता है? 0, ठीक है। log 2 वैल्यू होती है 0.3, ठीक है। log 3 की वैल्यू कितनी होती है? 0.48। कितनी होती है? क्या? log 4 कितना होगा? तो क्या मैं log 4 को ऐसा लिख सकता हूँ क्या? log 4 इज इक्वल टू log 2 की पावर 2। लिख सकता हूँ ना? सर ये क्या हो गया? 2 की a की पावर x। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? 2 log 2। अरे यही होगा, होगा ना? मतलब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 इंटू में 0.3, कितना हो गया? 0.69। कैसे होगा? 3 का स्क्वायर जोड़िए, ठीक है। इसके बाद में आपको याद रखना है log 5, ठीक है। log 5 की वैल्यू होती है 0.7। log 6 निकालना पड़ेगा क्या? सर log 6 को ऐसे लिख सकते हो ना, log 6 इज इक्वल टू log 2 इंटू 3। और log 2 इंटू 3 कहाँ गया? ये रहा। अरे ये हो गया ना? तो इसको ऐसे लिख दोगे log 2 प्लस log 3। log 2 की वैल्यू भी जानते हो और 3 की वैल्यू भी जानते हो। इसके बाद में log 7, ठीक है। log 7 की वैल्यू कितनी है? तो आप लिख सकते हो 0.85। मतलब log 8 की लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है ना? 2 8 होता है। log 2 की पावर 3 log 2, अरे निकाल लो ना। इसके बाद में log 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर तो 2 आगे आ जाएगा, ठीक है। log 3 की हम जानते हैं, और log 10 वैल्यू कर देते हैं। इतना याद रख लो। अब आपको बोले log 12, क्या बोला? log 12, तो आपको 6 का स्क्वायर कहां से होगा? 3 इंटू 4 लिख सकते हो ना, तो निकाल लोगे, ठीक है। फिर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इस पेपर के अंदर आया था। एक ठीक है, तो याद रहेगा। क्या हो गया? 6 तो आप निकाल लोगे ना, log 6 खाली छोड़ दिए। हाँ, log 6 को लिखोगे 2 इंटू 3 log 2 प्लस log 3। हो गया ये?
अब एक क्वेश्चन दिखा है यहाँ पे, अभी आया था एग्जाम में, ये है ना, एसिडिक स्टेन हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक में। यहाँ से क्वेश्चन आया था कि इनको एसिडिक स्टेन के, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, एसिडिक स्टेन के बढ़ते हुए क्रम में जमाओ। ठीक है, अब सुनना सर, एसिडिक स्टेन कैसे निकालते, कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे। सर इसमें से आप हाइड्रोजन हटाओगे तो कोई भी एक साइड का हाइड्रोजन आपने हटाया, ये ठीक। सर यहाँ पे आप हाइड्रोजन हटाओगे तो आपके पास तो दो ऑप्शन है, ये वाला हाइड्रोजन भी हटा सकते हो, ये वाला भी हटा सकते हो। सर मोस्ट पोलर जो होगा वो उठेगा, है ना, कौन सा हटाओगे, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, आपके लिए होमवर्क है, एसिडिक स्ट्रेन का ऑर्डर निकाल के लाना है इनका। ठीक है, आपको किस किसका एसिडिक स्ट्रेन का ऑर्डर निकाल के लाना है। हाँ, आपको होमवर्क है दिया है, कल की क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने पढ़ रखा है इसको। ठीक है, कर लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका खूब खूब आभार।